बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत की ख्वाहिश पर होने वाले सीज़ फायर के बाद हमने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान की ठोस शराइत पर यह तवील मुद्दती सीज़ फायर साबित होना चाहिए। अगर यह सीज़ फायर सिर्फ वक्त हासिल करने की एक कोशिश है तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हुकूमत पंजाब से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास के बाद अफगान हुकूमत की जानिब से जो कहा गया है कि अगर अफगान हुकूमत संजीदा है तो सीज़ फायर के मामले को आगे बढ़ाए, महज वक्त हासिल करने के लिए जो सीज़ फायर है उसको मंजूर नहीं करेंगे। देखें, मैं फिर वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि दुनिया में बेचैनी है जी, और बड़ी जंगें हैं, बड़ी कशीदगी है मुल्कों के अंदर। हर मुल्क खुद को देख रहा है, इस वक्त संभाल रहा है। और ये वन इन अ सेंचुरी जी। तो अब इस पूरे सूरत हाल में मैं जो रोज़ बात कहता हूँ कि ये रियासतों का काम है कि वो उनके जो अकाबरीन हैं वो अपने मामलात को और अपने अवाम को मैन मेड क्राइसिस मज़ीद क्रिएट ना करें, और वो जहाँ तक हो सकता है वो मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। बहुत ज़्यादा कशीदगी है, कोई किसी की मदद को नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कोई मतलब बहुत अफरा तफरी है तमाम दुनिया में। सही। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे मामला तो मैन मेड क्राइसिस हैं जी। और जो अफगानिस्तान का मामला है वो या तो समझ नहीं पा रहे या समझ जाएंगे, या हमारे यहाँ से उनको मैसेज सही कन्वे नहीं हुआ, या वो उसको कोई दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से कशीदगी यहाँ तक गई है। सही। ये बात मैं बहुत अरसे से चूँकि फॉलो अफगानिस्तान को देखा है इतने सालों से, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि वो अभी तक शायद जो है ना वो ये समझ रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे उनके वज़ीर ख़ारजा भारत गए, उनको ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला, अच्छा सब कुछ हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मतलब भारत के साथ मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में कहीं अफ़गानिस्तान उनके साथ नहीं बैठता जी। ये नहीं कि ये तालिबान की ये सेटअप नहीं बैठता। यहाँ पर आप अमरुल्लाह साले को लेंगे तो भी वो नहीं चल पाएगा भारत के साथ, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है जी। यहाँ पर अमेरिकन जो हैं वो सिर्फ ये सोवियत यूनियन और वॉर ऑन टेरर, उसके बाद वो उनका भी कोई ख़ास यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं। बगराम का जिक्र कर दिया उन्होंने एक दफ़ा। ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये चाइना का है जी। ये सी पैक है, इसमें उन्होंने अफगानिस्तान को लाना है, ईरान को लाना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, बाकी मुल्क हैं सब। तो ये जो है ना ये वो चूँकि वहाँ गए, अब कोई मतलब अब वहाँ पर वो गए, उनके यहाँ भी ये बात हो रही है कि भाई ये कहाँ से, मतलब हम तो ये दोस्ती तो नहीं करनी, लेकिन वो वही दुश्मन का दुश्मन जो है वो वाला डायलॉग वो भी नहीं चलेगा। सही। उसकी वजह ये है कि उसके लिए भी तो कोई कॉस्मेटिक आपको कवर चाहिए होता है ना जी। लेकिन ये है कि वो मुत्तकी साहब ने पीछे बामियान का बुत लगा के उन्होंने क्या मैसेज दिया खुदा जाने। कोई तो मैसेज देना था जो काबिल कबूल नहीं है पीछे उनके तालिबान में, तो एक ख़ास उनका नुक्ता नज़र है। अच्छा, उन्होंने जो है वो मुझे नहीं पता उन्होंने जवाबन क्या तोहफ़ा दिया। जयशंकर जी ने भी तो कुछ दिया, इनकी तरफ से भी कोई तोहफ़ा पता नहीं, कुछ मतलब क्या तोहफ़ा जाएगा मुझे बताएं ना। ये इधर से उनको कोई मतलब कोई तशरीफ़, कोई इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक़ कोई किताब पेश करेंगे जयशंकर जी को, और वो वहाँ से कोई वो जो ज़ाफ़रान रंग की कोई डालेंगे चादर, मतलब क्या है, कोई वो एक RSS है, वो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम है। ये इधर तालिबान है जो कह रहे हैं कि जी हमने ख़वातीन को बैठने नहीं देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो ये अजीब है जो है ना, ये नहीं मामला नहीं चलेगा। अब रह गया कि पाकिस्तान के साथ मामला। मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि मुझे
मुकम्मल इस बात का यकीन है कि ये, और उम्मीद भी और दुआ भी है कि बातचीत आगे बढ़े, मुज़ाकरात आगे बढ़े, सीज़ फायर जो है ये किसी तरह से दूर पकड़े। और एक ही इशू है, और वो है कि अफ़गानिस्तान की सॉइल दहशत गर्दी का इस्तेमाल ना हो। तिजारत पे, बाकी सारे हर चीज़ के लिए तो वो तो इशू ही नहीं है ना, ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं, बाकी मामलात हैं, लेकिन ये है कि दहशत गर्दी वाला जो इशू है उसको वो रिजॉल्व करें, ठीक है। और दहशत गर्दी ना सिर्फ ये पाकिस्तान में ना, उनके अपने अभी ना हो, अपने अभी तो ख़त्म करें ना, मतलब वो। लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि ये एक पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है बरसा बरस का, जिसको तोड़ना ज़रूरी है। आज अब देख रही थी खबरें, कराची से कंटेनर्स के जो कितने उसमें कितने करोड़ का घपला है, और वहाँ से चलते हैं। अब मैंने कहा ना, आप इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये जो पूरा नेक्सस है इसको आपको काबू करना पड़ेगा। असला कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है, किसी वस्ती एशियाई मुल्क से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आपको मुकम्मल तौर पे एक इकोसिस्टम को मुल्क में ठीक करना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं कर सकते आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से मुस्बत जवाब आएगा। यहाँ से भी मुज़ाकरात मेरी इतला के मुताबिक बातचीत हो रही है, और ये आगे, हाँ आगे इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है वो अब देखें ना, जंग और कशीदगी एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर उसको ख़त्म करना किस कदर मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे नए महाज ऐसा लगता है कि खुल रहे हैं, कहीं लगता है कि ख़त्म हो गए हैं, कहीं लगता है कि मतलब है कि एंडलेस जो है वॉर्स हैं। लेकिन गज़ा से हम ज़रा शुरू करते हैं कि गज़ा में क्या हालात हैं। गज़ा में एक तो मुकम्मल तौर पे बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आएगा, बज़ाहिर इस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कि, लेकिन मुकम्मल तौर पे नेतन्याहू को वो एक गैर मुतल्लिका शख्स हो गया जिसकी अब कोई हैसियत या अहमियत नहीं रही। अब वो अपनी बात करने के लिए तकरीरें फलाना दिमाग ना आगे पीछे, नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल अंडर द बस चला गया। हूतीस के जो यहाँ पे उनके जो फौज के सरबराह की डेथ हुई आज बेटे के साथ, अच्छा, वो उसमें उन्होंने सिर्फ एक बयान जारी किया है, और वो बयान ये है कि हमारे आर्मी के जो सरबराह थे हूतीस के, उनके और उनके साहबजादे का इंतकाल हो गया है गज़ा की जंग फ़लस्तीनियों की हमायत में, लेकिन उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया। अब उसकी क्या वजह है, वो वजह तो मुझे उन्होंने चूँकि ख़ुद नहीं बताई तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं, लेकिन एक बहुत छोटा स्टेटमेंट आया है कि हमारे फ़ौज के सरबराह की डेथ हो गई है, और उनके साथ उनके बेटे की भी डेथ हो गई है, और ये फ़लस्तीन के ये जो हूतीस की तरफ से। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो गज़ा में ये सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिकन ने 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं गज़ा के हवाले से। पहली तो अमेरिकन की तरफ से ये बात हुई है कि जो डेड बॉडीज़ हैं जी, उनकी वापसी चूँकि नहीं हो रही थी, तो इनकी तरफ से ये बात हो रही थी कि डेड बॉडीज़ की वापसी नहीं हो रही तो हम अटैक शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अमेरिकन ने ये क्लियर कर दिया है कि जो ज़िंदा लोग हैं उनका जाना ज़रूरी था पहले मरहले में। जो यरगमाली हैं वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं, यानी उसी में काउंट होते हैं ना ज़िंदा और मुर्दा, तो 28 में से 9 डेड बॉडीज़ पहुँच गई। उन्होंने कहा वो मैटर नहीं करते, ज़िंदा चले गए हैं तो ये सीज़ फायर रहेगा। सही। बल्कि अमेरिकन ने ये इनको मैसेज भेज दिया नेतन्याहू को, क्योंकि ये 2-4 दिनों से बात हो रही थी कि वो 72 घंटे में अगर डेड बॉडीज़ वापस ना हुई इसराइलियों की तो उसके नतीजे में सीज़ फायर हम ख़त्म करके अटैक कर देंगे दोबारा। अमेरिका की तरफ से मैसेज चला गया है कि ये आप नहीं करेंगे, डेड बॉडीज़, आपके ज़िंदा लोग चले गए, डेड बॉडीज़ जो हैं, बल्कि अमेरिका ने एक नया ऐलान कर दिया है कि गज़ा के जो लोग इसराइलियों की डेड बॉडी ढूंढने में मदद करेंगे उनको अमेरिकन कैच देंगे। अब गज़ा में सारे लोग, अच्छा, गज़ा में मुकम्मल तौर पे हमास का कंट्रोल हो गया, हमास का कंट्रोल हो गया मुकम्मल तौर पे। तो
उनकी तरफ से ये बात गई है कि ये जो गज़ा के लोग इसराइल की बॉडीज़ को तलाश करेंगे उनको अमेरिकन्स कैश देंगे। तो इस वक्त वो इसराइल की डेड बॉडीज़ की तलाश हो रही है। ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि 72 घंटे और ये तो सारा गुजर गया। यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ सेकंड हार्ट्स को। यूएस टू ऑफर कैश रिवॉर्ड्स टू गजा सिविलियंस फॉर हेल्पिंग लोकेट होस्टेज रिमेन्स, यानी जो गजा के लोग तलाश करेंगे इसराइली बॉडीज उनको कैश देगा अमेरिका। लेकिन इसमें जो है ना वो जो और साथ ही उन्होंने ये मैसेज भेज दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा हूँ, सारे रेफरेंसेस आज कोट करने ज़रूरी हैं क्योंकि खबरें सेंसिटिव है। यूएस डिनाइज हमास वायलेटिंग डील, फर्स्ट इज एमिंग टू सेट अप सेफ जोन फॉर गजन फ्लिंग ग्रुप, यानी उन्होंने इसराइल के इस दावे को डिनाई कर दिया कि हमास किसी की तरह से भी डील को तोड़ रहा है। उनका कहना हमास अपनी डील पे बिल्कुल बरकरार है, इसराइल किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई दोबारा ना शुरू करे। दूसरा इसका हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सेफ जोन, ये जो बात हुई ना सेफ जोन वाली, ये अमेरिकन ने अजीब एक मामला किया। मैंने कहा ना गजा में मुकम्मल हमास का कंट्रोल हो गया है और उन्होंने कहा है कि जिनको खतरा है, जिनको हमास के लोग पकड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जासूस हैं जी, तो उनको चाहिए कि वो येलो लाइन क्रॉस करके और जहां पे इसराइल है वहां जाके वहां चले जाएं, उन्हीं के तो हैं वो। तो यानी वो भी थ्रो अंडर द बुलडोजर, वो जो घुसे हुए थे अंदर जासूस, तो उनको ये कहा है कि आप जाके वहां पे हाँ वो जो येलो लाइन क्रॉस करके आप उन्हीं के इसराइल की है ना, तो वहां जाके पनाह ले लें, और नहीं भी है तो इसराइल बना के देगा आपको। यहाँ पर तो जो है वो हमास को वायलेट नहीं कर रहा, और अगर जिंदगी को खतरा है तो इसराइल से कहें, वो इसराइल आपकी मदद करेगा। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई है कि वो जो है वो तो बिल्कुल ही। और BBC, फिफ्थ यूएस प्लेस डाउन क्लेम्स हमास इज वायलेटिंग सीज फायर डील ओवर होस्टेज। उन्होंने नहीं, कोई नहीं कर रहा किसी किस्म की, वो हमास जो है वो डील को नहीं तोड़ रहा। ये मामलात अगर ख़राब होंगे तो ये मामलात ख़राब होंगे इसराइल की वजह से। सिक्स्थ इसराइल 24, हमास हैज नॉट वायलेटेड गजा डील, फेज 1 सक्सेसफुल, मूविंग टू फेज 2 से सीनियर यूएस एडवाइजर। बिल्कुल फारिग कर दिया नेतन्याहू को इस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरा एक मामला गजा के अंदर मलबा उठाने के लिए जी। मलबा है बहुत ज़्यादा वहाँ, और वहाँ पर लाशें हैं और बाकी सारा मामला। तो वहाँ पे कतर दाखिल हो गया। कतर के डॉक्टर्स, कतर की नर्सेज भी साथ हैं शायद, कतर का जो बाकी, अच्छा इसको और इसका इसराइल को नहीं पता था, वो बस दाखिल हो गए। सही। अब इसराइल जो है ये जंगबंदी कर कतर के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, और थोड़ी देर में तुर्की भी दाखिल हो जाएगा। आज किसी वक्त भी तुर्किया के जो रज़ाकार हैं और उनके जो डॉक्टर्स हैं और उनके लोग सारे वो अंदर दाखिल होने जा रहे हैं, मीडिया समेत। अच्छा, ये जो है ये अब एक ऐसा मामला है कि ये इसराइल कह रहा है कि ये लाशें ढूंढने के लिए अंदर जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, या हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो वो मुल्क हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं और एक एक आदमी हमास का इनके साथ राब्ते में। तो ये कौन से लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं? कतर के, यानी दाखिल ही कतर और तुर्किया हुआ है जो कि हमास जिन पे ट्रस्ट करता है, और वही दाखिल हुए हैं सबसे पहले। तो ये इसराइल हयोम जो है 7, कतर इक्विपमेंट एंटर्स गजा, दाखिल हो गया सामान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। स्पार्क्स हमास रिकंस्ट्रक्शन फीयर्स। अच्छा, ये अब जाहिर है कि कोई रिमोट बुलडोजर या ट्रक तो नहीं चल रहे हैं ना, इन पे लोग हैं ना कतर के बैठे कतर के, फ़लस्तीन के आगे पे वो दाखिल हो गए अंदर। और इसमें जो है ये एक बड़ा अजीब सा मामला है, और हमास मुकम्मल तौर पे वहाँ पर इमर्ज हो गई है। वो कहते हैं ना मलबे में से हमास इमर्ज होके हमास के लोगों ने मीडिया से बात करके सबको बता दिया कि वी आर इन कंट्रोल। फाइनेंशियल टाइम्स इंटरव्यू देने, वी आर इन कंट्रोल।
और एग्जीक्यूशंस करके सारे करके फाइनेंशियल टाइम्स 8th उन्होंने इंटरव्यू दिए। ये पढ़ेंगे आप मीडिया और बाकी ज़रा देखेंगे अरब मीडिया को तो आपको ज़रा अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो ये जो है ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरव्यूज़ भी हैं। हमास के लोगों ने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए हैं वहाँ पे गज़ा से। 8th अगर हम दिखा सकें 8th। अच्छा, तो ये जो है ये पिकअप ट्रक्स एंड पब्लिक एग्जीक्यूशन, उनके पास एक एक चीज़ की तरह थी कि कौन कौन सा जासूस अंदर बैठा हुआ है, कौन कौन सा जासूस जो है वो अंदर बैठा हुआ है, और उसकी उनके पास इतला थी। कैसे थी ये अब इसराइल को सोचना है और बाकी लोगों को सोचना है। साथ ही 15 रुकनी जो फ़लस्तीन की टेक्नोक्रेटिक का सेटअप है वो बड़ी हद तक उस पर हमास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और अरब ममालिक और ये सारे नाम फाइनल हो गए। अनाउंसमेंट उसकी आज या कल में शायद हो जाए। वो जो 15 रुकनी उस पर सब, हाँ, वो जो पोस्ट वॉर सेकेंड फेज शुरू हो गया है ना, तो नाम भी फाइनल हो गए, नाम भी फाइनल हो गए हैं। और इजिप्ट के अंदर और उस पर किसी को इतराज़ भी नहीं है, हमास को भी नहीं है, हमास ने भी अप्रूव किए हैं, इसराइल को बता दिया गया। और उसमें जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो नई शक्ल उसकी होगी वो सारा आज फाइनल हो गया। एक आध दिन के अंदर उसमें जो ऊपर का बोर्ड बनेगा उसमें अब कौन सी, उसके ऊपर भी इतराज़ किसी को नहीं है, क्योंकि उसमें यूरोप के लोग भी हैं, अरब ममालिक के भी लोग हैं, बाकी भी आ रहे हैं, फ़लस्तीन के भी लोग हैं, वो मामला हल हो गया। असल बात जो है वो ये है कि तुर्किया और कतर के लोग अंदर दाखिल हो गए और वो लोग दाखिल हो गए और बराह रास्त वो हमास से हमास के, अच्छा, हम जो इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि अंदर हमारे लोग कौन थे, हमारे जो कैदी थे उनके बारे में तुर्क ये इसराइल की मीडिया पे चल रही है डिस्कशंस। तुर्क और कतर और इजिप्शियन इंटेलिजेंस ने काम करना है ना फ्यूचर में फ़लस्तीनियों के साथ। उन्होंने हमास को बता दिया कि ये लोग अंदर खाना जंगी करवाने जा रहे हैं और ये इनको आप फारिग कर दें, ये हमारी इंटेलिजेंस वो फारिग हमास के लोगों ने कर दी है। साथ ही ये दाखिल हो गए तो मुकम्मल तौर पे हमास का कंट्रोल हो गया है गज़ा पे। ये वहाँ पे सूरत हाल है और वो सीज़फायर ख़त्म कर देंगे वो नहीं, अंदर कतर के लोग दाखिल हो गए हैं, तुर्किया के दाखिल हो जाएंगे अभी मेरे ख्याल से। तुर्की आज या कल में किसी भी वक्त इतला आ जाएगी कि तुर्की के लोग जो हैं वो तुर्की के रज़ाकार डॉक्टर्स वो सारे जो हैं वो अंदर दाखिल हो गए हैं गज़ा में। और उनके साथ बहुत तुर्किया तो बहुत इमदाद भी भेज रहा है। उनके यहाँ तो आपको पता है ना फ्लोटेला और इसके ऊपर तैयब अर्दोगन का जो स्टांस रहा है हमेशा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर, और वो इंतज़ार हो रहा है वहाँ बड़ी शिद्दत से, तुर्किया का भी अरब ममालिक का भी, यूएई तो मुकम्मल हस्पताल और ये सारी वहाँ पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और कही गई है आज इसराइल को जी। इसके बाद कोई फ़लस्तीनी मगरबी किनारे या गज़ा से बाहर नहीं जाएगा अपनी मर्जी के बगैर, किसी और को अब जला वतन नहीं किया जाएगा, उसको सीज़ फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी और उधर से कोई हमला हुआ तो फिर आपकी पिटाई होगी। अब कोई जला वतन नहीं होगा, सही, अपनी मर्जी से लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अब किसी को ज़बरदस्ती जला वतन आप नहीं करेंगे फर्दर। ये खिलाफ वर्जी आपकी तरफ से हुई है हजूर, यानी इसराइल की तरफ से हुई है, ठीक है, तो आपकी पिटाई और होगी। तो इसलिए आपने वो मुआहदा आपने तोड़ा है, उन्होंने नहीं तोड़ा, हमास के लोगों ने। तो अब यहाँ से कोई ज़बरदस्ती जला वतन नहीं होगा, जितने लोग हैं अंदर ही रहेंगे, वो सारे अंदर ही हैं। यानी हमास के लोगों ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो इजिप्ट से होकर वापस आ जाएंगे, या तो वो सारा का सारा जो हिस्सा है वो फेज़ 2 पे काम शुरू हो गया। यानी ये पीली लकीर को पीछे फेंको। अब जब अंदर तुर्की दाखिल हो गया है जी, और उधर जासूसों को मार के हमास इधर, और अमेरिका कह रहा है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, ये जो मरे पड़े मलबे तले और भी मर गए तो हम तो पैसे देंगे, निकाल के ढूंढ के वापस करो इनके, आप इतना अंदाज़ा लगाएं। तो ये तो नेतन्याहू के लिए बड़ा अजीब सा मामला हो गया। और नेतन्याहू अब ये इसमें जो है, और ये 15 रुकनी जो नाम आए उसके ऊपर वो राजी हो गए। अच्छा, उनको
हमास के लोगों से बात हुई, फ़लस्तीन के लोगों से, वो अभी ये मरवान बरगूती और बाकी लोगों के ऊपर स्ट्रेस नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ये सब आ जाएंगे बाहर, हमें ये सब बाहर आ जाएंगे। बल्कि मरवान बरगूती के ऊपर जो है वो ये जो मामला है ये कि उनको तशद्दुद हुआ है और जिस नतीजे में उनकी पसलियाँ टूट गई हैं और हाथ भी टूटा हुआ है और ज़ख्मी, ये ख़बरें भी बाहर आके बताई गई हैं। तो उसके नतीजे में मज़ीद नेतन्याहू के ऊपर जो है वो घेरा तंग हुआ है। तो इस अभी तक की ये सूरत हाल है। ठीक है, गजा में सीज़फायर मौजूद है जी। रफा क्रॉसिंग वो खोले ना खोले, कतर दाखिल हो गया, तुर्किया भी दाखिल हो जाएगा, कल खबर आ जाएगी तुर्किया के लोग भी दाखिल हो गए और वो अंदर। कतर ट्रिब्यून को देखें, थर्ड कतर बैक्स रबल क्लियरेंस इन गजा, तो वो दाखिल हो गए। ठीक है, और ये आप देखें ज़रा, ये अगर आपने देखना ही नहीं, बेचारगी देखनी है नेतन्याहू की, तो ये एक आर्टिकल है 4th हार्ट्स का, हमास शूट्स ओपोनेंट्स इन गजा, ओपोनेंट्स नहीं जासूस थे ये, ओपोनेंट्स गजा unimpeded as IDF's hands tied by lack of ceasefire details। ये बचा नहीं सके अपने उन जासूसों को क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए थे सीज फायर डिटेल्स की वजह से, तो ये खड़े होकर देखते रहे और वो वहाँ पे इन्हीं के लोग जो इन्होंने भेजे थे उनको हमास क्या, ये बड़ा अजीब एक मामला है जो वहाँ पे इस वक्त अचानक सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जल्दी जो इन्होंने किया ये मुसलमानों मुल्कों ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया या यूरोप के किसी मुल्क ने किया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अंदर ही थी कि हाँ ये कौन से लोग हैं और कैसे। अच्छा, तो कतर ने आके, कतर, तुर्किया और फिर उसके इजिप्ट और ये सारे, और सीज फायर, अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर को नहीं तोड़ा हमास के लोगों ने। कल तक देखते हैं क्या हालात है। आज के हालात ये हैं कि हमास अंदर काबू में और बिल्कुल कंट्रोल कर लिए और वो इधर उधर हो गए सारे जासूस और खाना जंगी भी बंद हो गई है। सही। दूसरी जो बात है वो ये है कि कल का दिन अहम है। कल का दिन इसलिए अहम है कि कल ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से। सही। और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है और उसमें वो टोमाहॉक मिसाइल मांगने जा रहे हैं। ये क्रूज मिसाइल जो नीचे क्रूज जो रडार में कम आने वाले, लेकिन ये कि पुराने टोमाहॉक तो पुराने, वो कोल्ड वॉर के ज़माने के, फिर ये खलीजी जंग में इस्तेमाल हुए टोमाहॉक, फिर ये बहुत पुराने, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन 12 नए लॉन्चर्स के ऊपर और अपडेटेड जो 1000 किलोमीटर तक रेंज है, 1000 माइल्स तक, 1600 किलोमीटर तक, और कीव और मॉस्को का जो डिस्टेंस है वो 500 माइल्स है। तो ये क्या, अच्छा, इसके ऊपर दिमित्री मेदवेदेव भी बात कह चुके हैं कि ये मतलब रशिया देख रहे हैं कि क्या टोमाहॉक इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, या ये ब्लफ कार्ड, ये ब्लफ है। सही। ये ब्लफ होगा या वाकई दे देंगे इजाज़त, किस मुल्क, कौन सा मुल्क खरीदेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, क्योंकि कल ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात है वो अहम है। ज़ेलेंस्की यही केस लेके जा रहे हैं कि भाई मुझे आप टोमाहॉक दें। अच्छा, तो कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 और बातें कल की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में हम CIA का ऑपरेशन ऑथोराइज कर दिया है, ऑथोराइज कर दिए CIA का ऑपरेशन, और वो हाँ CIA का ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन ऑथोराइज कर दिए कि जो निकोलस मेडोरो हैं उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। अच्छा, अब ये रॉयटर्स में कोट कर रहा हूँ, 19th ट्रंप ऑथोराइजेज CIA ऑपरेशन इन वेनेजुएला। अच्छा, लेकिन यह है कि जो लैटिन अमेरिका है, ये अगर हम 19 को दिखाएं तो यहाँ, तो अगर जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर तो एक तारीख़ है पुरानी कि वहाँ पे CIA एक्टिव रही है, निकारागुआ, इधर उधर ऑपरेशंस होते रहे हैं, हुकूमतें गिरती रही हैं, बनती रही हैं, दोबारा आगे पीछे। लेकिन इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 वजह बयान की हैं। उन्होंने कहा एक तो ये कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, दूसरा ये कि क्रिमिनल्स जो हैं ये प्रिजन्स खाली करके हमारे अमेरिका में भेज रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो प्रिजन्स को तो वो हैंड ओवर कर रहे हैं मेडोरो, तो एक वहाँ पर एक तनाव पैदा हो रहा है। लेकिन वो तनाव जो है वो क्या अस्करी सूरत में होगा, फ़ौजी में होगा, फ़ौजी अंदाज में होगा, या CIA उनका तख्ता उल्टेगी, तो ये तो बड़ी अजीब सी, उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैसे कह दिए खुल के कि मैं CIA के थ्रू जो है वो तख्ते उल्टूंगा वहाँ पे लातीनी अमेरिका के अंदर। तो ये एक नया जो है वहाँ पे इशू खड़ा हो गया। अच्छा, साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुफ्तगू, ज़ाहिर है ट्रंप से उन्होंने जो है वो बात की दोबारा, एक तो पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ़ की कि पाकिस्तान,
साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा मेरा बड़ा अच्छा और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे चुपके से कहा कि मैं रशिया से तेल लेना बंद कर रहा हूँ, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता करूँगा, किसी को बताएं ना, मैं रशिया से तेल लेना बंद कर रहा हूँ। 16th ट्रम्प सेज, CNBC, ट्रम्प सेज कि मोदी assured him इंडिया विल स्टॉप रशियन ऑयल परचेजेस, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। फाइनेंशियल टाइम्स, डोनाल्ड ट्रम्प सेज कि नरेंद्र मोदी प्लेज्ड इंडिया वुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अच्छा, अब ये जो बात है सारी जी, ये देखें, अगर ऐसा कोई मामला है, हर मुल्क को अपनी बात करने का हक है, मतलब ये इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब पब्लिक पॉस्चरिंग कुछ और है और पीछे, मुझे अब ये बताएं कि अगर ट्रम्प ने प्रेशर दिया हुआ है तो ब्रिक्स, अब वो रशियन ऑयल, उसने कहा है कि ये जो है इंडियन एक्सप्रेस 18th प्रोसेस फॉर इंडिया शिफ्ट फ्रॉम रशियन ऑयल टू बी ओवर सून, डोनाल्ड ट्रम्प 18th। बात ये सारी, मैं जो बात सिर्फ कह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये ब्रिक्स के हवाले से, SCO के हवाले से, बाकी और मामलात के हवाले से, अभी रशियन ऑयल के हवाले से एक बात आई, तो रशियन ऑयल अगर वो नहीं लेना रशिया से, तो फिर कहाँ से लेना है? फिर कहाँ से लेना है? अगर वो तो कहेंगे हमसे लो, अमेरिका से लो, अरब मुल्कों से, जो हमसे करो ना, ट्रेड डील तो हमसे करनी है। तो वो एक दफ़ा जब आप किसी मामले पे झुक जाते हैं, दब जाते हैं, और ये बिल्कुल उनके पास इख्तियार है इंडिया के पास कि वो ऑयल ले या ना ले। इशू ये है कि ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी दुनिया में बन रही है और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ताल्लुकात इस वक्त बन रहे हैं, उसमें आप कल को ब्रिक्स के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि डीडॉलराइजेशन होगी और ब्रिक्स को आपने निकाला, वो तो SCO के ऊपर भी बात करेंगे, वो तो बाकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही वो 29 तारीख को, यानी 31 और पहली को एपेक का इजलास है ना जी, तो 31 और पहली को नहीं, वो 29 तारीख को साउथ कोरिया पहुंच रहे हैं, और 29 को तैयारी शुरू हो गई है साउथ कोरिया में कि 29 को पहुंच जाते हैं तो 29 को या 30 को, 31 एपेक शुरू होने से पहले पहले जी, एपेक इजलास शुरू तो होना है ना 31 और पहली को, प्रेसिडेंट ट्रम्प 29 को पहुंच रहे हैं साउथ कोरिया, और कोशिश हो रही है कि एपेक में वो ना जाएं, वो शी जिनपिंग से, वहाँ प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात करें एक आध सेशन में, क्योंकि शी जिनपिंग तो अटेंड करेंगे ना एपेक। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं एक आध कुछ करके शी जिनपिंग से मुझे मिलना है तो मैं पहले आ जाऊँ, क्योंकि 26 से लेके और 28 तक आसियान की समिट है, और ये बड़ी बोरिंग भी होगी, अच्छी भी होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा वो 3 दिन काफ़ी हो। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो, या हो सकता है रुक जाएं। वो आसियान समिट है और उसमें वो कंबोडिया और थाईलैंड की सुलह करवानी है उन्होंने। ब्रेक के बाद और से डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हुकूमत पंजाब से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने की यकीन दहानी कराई है। जो दोनों सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी थी वो ख़त्म होगी इससे? पता नहीं चाहिए, ये तो कोई इशूज़ नहीं है। ये मैं आपको एक बताऊँ, ये कल की जो मुलाकात मैंने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मुलाकात हो रही है। अच्छा, ये मुलाकात बड़ी यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का अमेरिका जाना जो है वो कोई आसान नहीं होता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो कीव से कोई जहाज़ में बैठ के अमेरिका नहीं जाते, वो एक बख्तरबंद ट्रेन स्पेशल, जिसमें ये कुछ 10 घंटे का सफ़र है, जब वो पोलैंड के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं कीव से, 10 घंटे का सफ़र है। जब यूरोप के लीडर्स ने आना होता है तो भी वो ट्रेन के ज़रिए ही पोलैंड से, लेकिन ये 10 घंटे की ट्रेन है। अब और इस ट्रेन के अंदर सारे जो स्टेशंस हैं दरमियान में, उनकी सिक्योरिटी, कुछ टेलीफोन्स और ये कोई बाहर की कम्युनिकेशंस और बड़ी बहुत
मतलब लाइट्स को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया जाता है इस ट्रेन को। तो अमूमन ये होता है कि रात के वक्त ये ट्रेन ट्रैवल करती है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की किस ट्रेन में है किस में नहीं है खुफिया रखा जाता है सारा। इसी तरह से जब प्रेसिडेंट बाइडेन या बाकी जो यूरोप के रहनुमा भी जब आते हैं यहाँ पे यूक्रेन, तो पोलैंड से वो ट्रेन एक ट्रैवल करती है, 10 घंटे ट्रेन है, 10 घंटे तवील। और 10 घंटे तवील ट्रेन में बैठ के वो जब जाते हैं पहुँचते हैं पोलैंड, तो फिर पोलैंड में पहुँच के वहाँ से फिर पोलैंड में जो नेटो की का जो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है बॉर्डर के पास ही, वहाँ से फिर वो फ्लाई करते हैं एक खसूसी जहाज़ पे। और वो जो खसूसी यानी कमर्शियल फ़्लाइट नहीं बल्कि ज़ाहिर है कि एक पूरा उनका वो जो हालात हैं उसमें वो स्पेशल एक पूरा प्लेन होता है। और वो जो फ़्लाइट है फिर वो एनडीओ जब पहुँचती है वाशिंगटन डीसी एनडीओ एयरबेस पे, तो वो भी 10 घंटे की फ़्लाइट है। यानी ये अगर कोई 1 घंटा या 1 घंटा भी अगर वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगता है इनको ट्रेन से एयरपोर्ट में जाने में, तो ये कोई 20-21 घंटे का ट्रैवल है। यानी पूरा दिन है अगर आपने कीव से ट्रैवल करना है वाशिंगटन तक, क्योंकि पहले ट्रेन है 10 घंटे की और 10 घंटे की फ़्लाइट है और बीच में आप 1 घंटा लगा लें। तो ये क्योंकि बहुत कशीदा हालात हैं, बॉर्डर्स की क्रॉसिंग, ट्रेन आगे, सिक्योरिटी, ये। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है बड़ी इंपॉर्टेंट और उसमें टॉमाहॉक्स लेने हैं, लेकिन जी वो ट्रेन में बैठ के चल पड़े हैं, ट्रेन में हैं, अब वो पोलैंड पहुंचेंगे, पोलैंड से जहाज़ में बैठेंगे, जहाज़ में बैठ के शायद वो जहाज़ फ्लाई कर चुका हो। रास्ते में उनको इतला मिल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक शख्स से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ट्रू सोशल पे भी डाल दी है कि ज़ेलेंस्की एक शख्स से उनकी बात हो रही है। और बात क्या हो रही है ज़रा मैसेज दिखाएं, ये अभी भी आया है, ये अभी इस वक्फे में ये तलू हुआ है कि आई एम स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट पुतिन नाउ, द कन्वर्सेशन इज गोइंग। यानी गुफ्तगू के दौरान ही उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाल दी है कि अभी, यानी एक हाथ में फोन है, एक आप देखिए ना ये क्या मैसेज है इंटरेस्टिंग, द कन्वर्सेशन इज ऑन गोइंग, बात अभी चल रही है, लेंदी वन, लंबी बात हो गई है, एंड आई विल रिपोर्ट द कंटेंट्स एज वेल एज प्रेसिडेंट पुतिन एट इट्स कंक्लूजन। इतनी लंबी बात हो गई है कि मैं बात ख़त्म करने से पहले जो है, नहीं, गुफ्तगू के दौरान ही मुझे ये सोशल ट्रूथ पे डालना पड़ रहा है कि कन्वर्सेशन अभी चल रही हो, लेंदी हो गई है जी। और ख़त्म हो गई तो मैं दूसरा मैसेज डालूंगा कि क्या बात हुई, और पुतिन भी डालेंगे। और ज़ेलेंस्की जो है वो टॉमाहॉक मिसाइल लेने वो जा रहे हैं कि मैं जाके मारूंगा पुतिन को। और दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे डाल दिया कि मेरी और पुतिन की तो बात हो रही है, ये अलास्का के बाद पहली दफ़ा बात हो रही है इनकी। अच्छा, अब ज़ेलेंस्की ने जाएंगे, ज़ेलेंस्की उनको बिठाएंगे, उनसे कहेंगे देखो मेरी बात हो गई है, तुम जाओ, मैंने तुम्हारी मुलाकात तय कर। ये कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अभी बात हो, ये शो जब जा रहा है लाइव, ये वक्फे के दौरान ही इनका ये सोशल ट्रूथ पे आया है, ठीक है। वक्फे के दौरान जो ब्रेकअप हमने लिया उसके दौरान इनका आया, तो गुफ्तगू जारी है। ज़ेलेंस्की चल पड़े हैं, पहले तो 20 घंटे का सफ़र है, कल मिलना है। और कल मिलने के लिए ज़रूरी है ना कि 20 घंटे पूरा एक दिन गुजारेंगे तो अगर पहुंचेंगे ना तैयार व्यार होकर, सूटेड बूटेड। अब मसला ये है कि वो वहाँ पर वो कह रहे हैं पुतिन से बात हो रही है, ज़ेलेंस्की क्यों जा रहे हैं फिर, तो ये अजीब रौला है। अच्छा, तो ये जो है ये उनकी ज़ेलेंस्की से बात शुरू हो गई। चाइना ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, चाइना और कई बरादर मुल्कों ने, इसमें कतर, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल। और ये जो कशीदगी, फिर जंग, फिर झड़पें और ये फिर मामला, अफ़गानिस्तान को उससे निकलना होगा। हमें भी ये देखना होगा कि उनके साथ सफारतकारी हमारी कैसे जा रही है, बातचीत हमारी तो सिर्फ सफारतकारी है ना। असल इशू इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि यहाँ से तो सफारतकारी ही हो रही थी, उधर से गड़बड़ शुरू हो गई। भाई यहाँ से कोई धमाके तो नहीं हो रहे थे ना, वहाँ कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो वहीं से ही शुरू हो गया दोबारा, तो या वहाँ से शुरू हुआ तो फिर यहाँ से तो रिएक्शन आया ना।
यहाँ से तो रिएक्शन ये है कि भाई एक दफ़ा आपसे नहीं हो रहा तो हम करते हैं। तो यहाँ तो सफारतकारी ही हो रही थी। तो अब मैं ये कहना मेरे लिए कि सफारतकारी यहाँ से शुरू की जाए, यहाँ से तो हो ही रही थी, वो फेल हुई है इसके लिए कि वहाँ से मुसलसल अटैक्स हो रहे थे, तो फिर उसके बाद वो मामला ख़राब हो गया। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी तरफ से सफारतकारी ही हो रही थी किसी स्टेज पे, उनकी तरफ से चूँकि मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये जो TTP और BLA और जो भी दहशतगर्द ग्रुप जो भी हो रहा है उनकी, उसके नतीजे में फिर ये बात बढ़ते 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 जो किसी तरह मुनासिब नहीं है। अब उसमें एक सीज़ फायर हुआ है, लेकिन इसमें जो मैं CGTN को देख रहा था, भी उन्होंने जो 26 वेलकम तो किया है, लेकिन उनका जो ग्लोबल टाइम्स अगर मैं 27 को देखूँ ना, तो उसमें तो उनकी वर्डिंग्स बड़ी, चाइना वेलकम्स एंड सपोर्ट्स सीज़ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन CGTN ने ज़ाहिर है सीज़ फायर, तो उसमें जो वर्ड्स हैं उनके चाइना के वो हैं कि चाइना वेलकम्स टेम्परेरी ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये जो है ना, ये अब ये बात आगे बढ़नी चाहिए, कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। कैसे होगी, क्या होगी, हम दुआ कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ से गज़ा में जो है ये फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, और ये अमेरिकन्स ने उनको वहाँ पे ये कह दिया है कि हमास कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रही, आपकी तरफ से ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है इसराइल की तरफ से। और साथ ही जो है वो फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, और तुर्किया, इजिप्ट, बाकी मुल्क अंदर दाखिल होने शुरू हो गए, और वो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे जो है वो ये इसराइल को कुछ पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है अंदर, मतलब वो टोटल वो जो है, और वो हमास के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो मुल्क पहले एंटर हुए हैं जो हमास के साथ जिन्होंने साइन किए थे, यानी तुर्किया, कतर और इजिप्ट, ये पहले दाखिल हुए हैं। इसके बाद फिर देखना ये है कि इसमें फिर वो जो दूसरी फोर्सेस हैं वो किस तरह आती हैं, फ़लस्तीनी कैसे आते हैं। लेकिन ये है कि हमास अपनी जगह इंटैक्ट है, वो डिसाम कैसे करेंगे कतर और ये लोग, मतलब है कि अब एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें इसराइल का वो जो था ना कि जारियत और ये और अटैक करेंगे और मारेंगे, वो एक आध खबरें चलवा रहे हैं। लेकिन उनको अमेरिका ने ये मैसेज दे दिया है कि हमास की तरफ से सीज़ फायर, मैं ना सकता पैसे अनाउंस कर दिए उन्होंने कि जो इसराइलियों को ढूंढेगा वो गज़ा के लोग उनको पैसे $, देंगे। तो इसमें फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, इसमें कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो हम छोटे मोटे बयान देते रहेंगे, हमास ऐसे करे वरना ऑल गेट्स ऑफ हेल विल ओपन और ये वो सारा। लेकिन असल जो बात है इसराइल के अंदर कशीदगी इस बात की हो रही है कि कहीं ये एड बंद ना हो जाए, और करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें कि जो नेतन्याहू पे करप्शन स्कैंडल चल रहे हैं वो सब मेरीन्स की ख़रीदारी के ऊपर, मतलब असलहे की ख़रीदारी जो हुई है उसका भी करप्शन, एक मेगा करप्शन स्कैंडल वो भी है। ये छोटी मोटी चोरी चकारी नहीं है, वो वेपन्स के अंदर भी गड़बड़ की हुई है। और ये जिस दौर में हुई है वो ज़ाहिर है बाइडन ओबामा दौर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी आने वाले दिनों में इकट्ठा खोलेंगे जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।